कानपुर रेल हादसे पर अभी की एक लेटेस्ट अपडेट है। हादसे के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है, रेलवे सूत्रों का कहना है। पटरी पर बोल्डर नुमा एक चीज रखी गई थी। रेलवे सूत्रों ने बताया है बोल्डर नुमा चीज से ट्रेन इंजन की टक्कर हुई। टक्कर होने से 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। तो कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास हादसा। साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतरे। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी साबरमती एक्सप्रेस। रात करीब 2:30 पर यह हादसा, ट्रेन हादसा हुआ और हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है और आशंका इस बात की जताई गई है कि कोई ऐसी चीज रखी गई थी ट्रैक पर जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। 22 डब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि अच्छी बात यह रही, जो गनीमत है वो ये कि कोई भी इसमें गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। रात 2:30 बजे ये ट्रेन हादसा हुआ। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी साबरमती एक्सप्रेस और आधी रात को यह दुर्घटना हुई। अब देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए और इसी के आधार पर यह बात कही जा रही थी कि बोल्डर जैसी कोई चीज ट्रैक पर रखी हुई थी और उसी से इंजन टकराया और उसके बाद यह हादसा हुआ। 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि कोई भी इसमें घायल नहीं हुआ। आधी रात को यह हादसा हुआ। पंकज झा, हमारे रोविंग एडिटर, हमारे साथ जुड़े। पंकज, हादसे के कारणों के बारे में जो शुरुआती चीज है, जो कहा जा रहा है कि बोल्डर जैसी चीज रखी है, क्या साजिश की आशंका नजर आ रही है इसमें? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इसमें साजिश का एंगल है या फिर कुछ और वजह हो सकती है। लेकिन जो जानकारी आई है, रेलवे और जब जीआरपी की टीम वहां गई थी शुरुआत में, जब घटना के बाद मौके पर पहुंची, उसके बाद जब ड्राइवर और गार्ड से बातचीत हुई तो उसमें शुरुआती यही बात कही गई है कि बोल्डर की वजह से ये हादसा हो सकता है। ड्राइवर ने बहुत सूझबूझ से पहले ही गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और इस वजह से ट्रेन के 22 डब्बे जरूर पटरी से उतरे हैं, लेकिन कोई लॉस ऑफ लाइफ या कोई इस तरीके की किसी को इंजरी, इस तरह की बात नहीं हुई है। जब रेलवे सुरक्षा कमिश्नर वहां जाएंगे, जांच करेंगे, तभी कहा जा सकता है कि क्या इसमें कोई साजिश की बात भी हो सकती है। वैसे इस रूट पर इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। और अगली बड़ी खबर तुर्की से आ रही है। तुर्की के इजमिर में भीषण आग लग गई। कई किलोमीटर तक फैली आग से हाहाकार मच गया है। आग की वजह से हजारों लोगों का पलायन जारी है। ये देखिए, ये आपको वीडियो दिखा रहे हैं। तुर्की के इजमिर की ये तस्वीर है जहां भीषण आग लगी है और आग की वजह से हजारों लोगों का पलायन हो गया है। अपना घर बार छोड़ने को मजबूर है लोग। कई किलोमीटर तक आग फैल गई है जिससे हाहाकार मचा हुआ है। तो एक बार फिर से इन तस्वीरों को गौर से देखिए। तुर्की में आग का तांडव कैसे लोगों के बीच दहशत पैदा कर रहा है। 72 घंटे से तकरीबन जंगल इसी तरीके से जल रहा है। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़ने को मजबूर हैं। लोगों का पलायन हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे आसमान में चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। धू धू कर पूरा जंगल जल रहा है। 72 घंटे से जंगल इसी तरीके से जल रहा है। तो 3 दिनों से लगी आग पर काबू पाना मुश्किल साबित हो रहा है। आग और धुएं से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही। लोगों और जानवरों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। तो आग की तस्वीरें सामने आई हैं। भयावह आग लगी है और नियंत्रण पाना मुश्किल है इस आग पर। 3 दिन से ये आग ऐसे ही लगी हुई है। जो लोग आसपास रहते हैं या फिर इस जंगल में जो जानवर हैं, उन सभी को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी भयानक है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और अब खबर कुर्स्क से आ रही है। कुर्स्क की सीमा पर भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी सेना को रोकने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गोला बारूद बरसाकर आगे बढ़ने से रोकने की रूस कर रहा है कोशिश। अगली बड़ी खबर भी कुर्स्क से ही है। कुर्स्क के एक और इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो गया है। सरकारी इमारतों से रूस का झंडा हटाया गया है। कुर्स्क के वेनेजियानों पर यूक्रेनी सेना ने कब्जा कर लिया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, जो
इमारतें हैं, जो रूसी झंडे वहां थे उनको हटा दिया गया है। यूक्रेन का झंडा यहां पर लहरा दिया गया है। तो कुर्स्क का एक और इलाका यूक्रेन की सेना के कब्जे में आ चुका है। जो सोवियत संघ के जमाने में नहीं हो सका, जो पुतिन के 2 दशकों के कार्यकाल में नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। यूक्रेन ने रूस के 5 राज्यों में सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। कुर्स्क प्रांत के बड़े इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन ने 10 दिन में ही रूसी जमीन पर इतिहास रच दिया है। रोज रूसी सेना सरेंडर कर रही है और यूक्रेनी सेना रूस में तेजी से आगे बढ़ रही है। और आखिरकार यूक्रेन की इस जीत की वजह क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले कुर्स्क के ताजा हालात क्या है इसको जान लेते हैं। क्या स्थिति है फिलहाल कुर्स्क में? तो रूस का सबसे बड़ा एक तरीके से सरेंडर माना जा रहा है। कुर्स्क के 82 गांवों पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। 82 गांव में यूक्रेनी सैन्य प्रशासन लागू है और जनरल एडवर्ड के पास 82 गांवों की कमान है। 24 घंटे में रूस के 2000 सैनिक युद्ध बंदी बनाए गए हैं। रोजाना 2 किलोमीटर आगे बढ़ रही यूक्रेनी सेना। प्रभावित इलाकों से रूसी नागरिक को निकाला जा रहा है। और चलिए अब मानचित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि रूस के किन 5 राज्यों में इस वक्त जंग चल रही है। ये देखिए, ये जो मैप मेरे पीछे आप देख रहे हैं, रूस के इन 5 राज्यों में इस वक्त यूक्रेन की सेना धावा बोल चुकी है। ये है यूक्रेन का इलाका और इधर आप देखें तो ये रूस का वो इलाका है जहां पर यूक्रेन की सेना दाखिल हो चुकी है। कहां-कहां ये जंग चल रही है? ब्रियांस्क में कुर्स्क जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर एक महत्वपूर्ण बढ़त इस वक्त यूक्रेन को नजर आ रही है। बेल्गोरोड में वॉर चल रही है। वेरोनिश में भी युद्ध इस वक्त जारी है। ये वो इलाके हैं। और देखिए यहां पर रोस्टोव में भी यूक्रेनी सेना इस वक्त मौजूद है। तो रूस की ये टेरिटरी है जिसमें यूक्रेन की सेना इस वक्त मौजूद है और जंग लड़ रही है। अब आप यूक्रेन की जीत की वजह भी जान लीजिए कि आखिर क्या है वजह जिसकी वजह से यूक्रेन को यह बढ़त मिली है। 5 बड़ी वजह आपके सामने। यूक्रेन के पास नेटो से अत्याधुनिक हथियार हैं जो इस जंग में कारगर साबित हो रहे हैं। जंग में यूक्रेनी सेना के ट्रेंड सैनिक हैं। रूस के ट्रेंड सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं और यूक्रेन में रूस के अत्याधुनिक जो हथियार हैं उनका यह सामना कर रही है यूक्रेनी सेना। और जंग लड़ने में कुशल नहीं है रूस के नए सैनिक, यानी कि जो है नए रिक्रूट्स हैं वो इस वक्त इस जंग में बहुत कारगर, बहुत कामयाब साबित नहीं हो पा रहे हैं। और अब खबर है ईरान से। इजराइल पर हमले की तैयारी के बीच हमले के लिए अंडरग्राउंड ईरानी बेस एक्टिवेट कर दिया गया है। अंडरग्राउंड सिटी में मिसाइलों का जखीरा दिखा है। धरती से कई फीट नीचे ईरान का मिसाइल बेस नजर आई। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। धरती से कई फीट नीचे ये है ईरान का मिसाइल बेस, यानी कि ईरान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। हमले के लिए अंडरग्राउंड ईरानी बेस को एक्टिवेट किया गया है। तो मिसाइल सिटी के इस वीडियो को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक एक फ्रेम पर गौर करिएगा। हर कदम पर विध्वंसक बारूदी जखीरा है, हर कदम पर मिसाइल है। देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं और मिसाइल सिटी इसे कहा जाता है, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी ईरान का, और जिसमें एक तरीके से ये दिखाया गया है कि मिसाइल कितनी तादाद में ईरान के पास हैं जो युद्ध की स्थिति में भयानक विनाश की स्थिति पैदा कर सकते हैं। आप जहां भी देखें साफ आपको बड़ी संख्या में मिसाइलें नजर आ रही हैं। संदेश साफ है कि ईरान इजराइल के बीच का तनाव विध्वंसक युद्ध में बदलने वाला है जिससे अरब सुलगने लगेगा। सोचिए, ईरान इजराइल से बदला लेने की पूरी तैयारी कर चुका है, उसके पास हर विकल्प मौजूद है। खबर यह भी है कि इसी तरह के हथियारों का जखीरा ईरान के प्रॉक्सी गुटों के पास भी है। हमारे पास उसकी एक्सक्लूसिव खबर और वीडियो भी है, तस्वीरें भी है। दूसरी बड़ी खबर है हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई। हिजबुल्लाह का भी अंडरग्राउंड बेस एक्टिव हो गया है। हिजबुल्लाह ने भी मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी कर इजराइल को चेतावनी दी गई है। हिजबुल्लाह ने कहा है हम हमले के लिए तैयार हैं। और अगली खबर है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो गया है, लेकिन पड़ोसी मुल्क में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अब भी सवाल उठ रहे हैं। भारत में भी इसको लेकर लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है और केंद्र सरकार कई बार हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा चुकी है। इस बीच बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन दिया। खुद पीएम मोदी ने एक्स पर इसकी जानकारी को साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मोहम्मद यूनुस से टेलीफोन पर बात की है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार ने मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। लोकतांत्रिक स्थिरता, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, संरक्षा और
कहा जा रहा है कि सुरक्षा को लेकर के आश्वासन दिया है। हालांकि इस खबर के आने से पहले शेख हसीना को लेकर टीवी9 संवाददाता मनीष झा ने विदेश मंत्रालय से कई सवाल किए, जिसका MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जवाब दिया। आइए सुनते हैं क्या जवाब दिया उन्होंने। सर, मैं मनीष झा हूँ, टीवी9 भारतवर्ष से। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में हत्या के मुकदमे दर्ज हुए हैं और कई और मुकदमे होने वाले हैं, ऐसा वो लोग कह भी रहे हैं। जब हम लोग भी ढाका में मौजूद थे तो प्रोटेस्ट करने वाले तमाम संगठनों ने कहा कि शेख हसीना को भारत वापस करे, हम उनके किए कि उसको सज़ा दिलाएंगे। ऐसी स्थिति में वो लोग अपनी सरकार पर भी दबाव डाल रहे हैं। तो क्या बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत सरकार से अप्रोच किया है शेख हसीना की वापसी के लिए, या फिर अगर आने वाले समय में करती है तो भारत का नॉर्मल ऐसे मामले में क्या रुख रहेगा? कैसा रहा मनीष आपका यात्रा? ठीक था? अच्छा था सर, सुरक्षित था? बहुत बढ़िया। तो देखिए, जहाँ तक आपने जो बात किया एक्सट्रेडिशन का, तो ये तो बड़ा एक हाइपोथेटिकल सा सवाल है ना। तो इस पे हम लोग की हमारा ये कहना हुआ कि इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिस टू आंसर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट इन टाइम। जमात इस्लामी के डिप्टी चीफ ने मुझे खुद कहा कि हम भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो क्या जमात, लेकिन अगर शेख हसीना भारत में रहकर बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्टिविटी करती है और भारत की उससे मदद मिलती है तो वो ठीक नहीं होगा? देखिए, बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बन गई है, ठीक है, और हम उनके साथ काम करने के लिए, दोनों देशों के लोगों के साथ के हित में, उनके आकांक्षाओं के लिए काम करने के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं, ताकि दोनों देशों के लोग की शांति, सुरक्षा और विकास यात्रा में जोड़ आए, बल आए। तो ये मेरा जवाब रहेगा आपके सवालों का। और अब खबर है कोलकाता से, जिसमें हुई घटना को लेकर पूरा देश शर्मसार है। इससे जुड़ी आज की ब्रेकिंग न्यूज है। आज बंद रहेंगे देश भर के अस्पताल, 24 घंटों के लिए डॉक्टरों की हड़ताल। देश भर में OPD की सेवाएं बंद रहेंगी। आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ के विरोध में ये हड़ताल हो रहा है। वहीं एम्स में भी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। आज एम्स में OPD और OT नहीं होंगी। फैकल्टी एसोसिएशन के डायरेक्टर ने यह जानकारी दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने आज देश भर के सभी छोटे बड़े अस्पतालों में बंद का ऐलान किया है। IMA के मुताबिक डॉक्टर 24 घंटे के लिए हड़ताल पर रहेंगे, जिसकी शुरुआत आज सुबह 6 बजे से हो गई है और जो कल सुबह 6 बजे तक चलेगी। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन OPD के साथ बाकी सेवाएं बंद रहेंगी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना के विरोध में देश भर के डॉक्टर आक्रोशित हैं और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। और पुनीत शर्मा दिल्ली एम्स से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। पुनीत, सुबह भी आपसे बात हुई थी जब आपने बताया था कि आज दिल्ली में भी इसी विरोध के तहत OPD की जो सेवाएं रहेंगी वो बंद रहेंगी और सुबह 6 बजे से ही विरोध प्रदर्शन के लिए डॉक्टर्स का भी इकट्ठा होना शुरू हो गया है। आपके पास क्या अपडेट है इस बारे में? देखिए, जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में हत्या और रेप का मामला हुआ है, डॉक्टर्स में बहुत ज्यादा गुस्सा है। पहले जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर थे, वो हड़ताल पे थे, OPD बंद कर दी गई थी, लेकिन सीनियर डॉक्टर OPD में काम कर रहे थे तो मरीजों को कुछ इलाज मिल रहा था। लेकिन अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि 24 घंटे के लिए सभी डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर चले गए। तो ऐसे में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स को अब सीनियर डॉक्टर्स का भी सपोर्ट मिल गया और जो हड़ताल थी वो अब काफी जोर शोर से शुरू हो गई है। अगले 24 घंटे मरीजों के लिए काफी मुश्किल भरे हैं, क्योंकि सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही अब अस्पतालों में दी जाएंगी। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पर भी अब OPD को बंद कर दिया गया, लिहाजा मरीजों को खासी दिक्कत होने वाली है। एम्स अस्पताल में भी हड़ताल चल रही है सोमवार से। हालांकि जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर है, लेकिन अब चूंकि ये 24 घंटे की हड़ताल काफी अहम आ जाती है, क्योंकि सीनियर डॉक्टर भी जुड़ गए तो काफी दिक्कत होगी। जिन लोगों को मरीजों को पहले से ही समय दिया गया था, OPD में आना था या फिर जिनकी सर्जरी थी, फिलहाल उनको कैंसिल कर दिया गया। खासतौर से सर्जरी वालों को काफी ज्यादा दिक्कत है। एम्स अस्पताल में देश के अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं, तो ऐसे में जो तमाम मरीज यहाँ पर आए हैं दिखाने के लिए, बिल्कुल अब उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसे में लोगों के सामने ये समस्या जरूर होगी, जो लोग अपने मरीजों को दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं अस्पतालों में। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।